23 सितंबर 2014 अटलांटा जॉर्जिया। क्रिस्टीन स्मिथ जो 25 साल की रेस्टोरेंट मैनेजर थी, आज उसके रेस्टोरेंट का ओपनिंग था। वो सुबह तैयार होती है और रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। सुबह 9 बजे रेस्टोरेंट का उद्घाटन था, लेकिन वो कभी रेस्टोरेंट पहुंच ही नहीं पाई और जब पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है तब सब हैरान हो जाते हैं। 23 सितंबर 2014 की सुबह क्रिस्टीन स्मिथ सुबह सवेरे उठती है और वो अपने रोज़मर्रा के काम निपटाती है। और आज क्रिस्टीन के रेस्टोरेंट का उद्घाटन था और रेस्टोरेंट में क्रिस्टीन मैनेजर है। वो बहुत खुश थी अपने रेस्टोरेंट के ओपनिंग को लेकर, इसलिए वो सुबह सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचना चाहती थी। इसलिए क्रिस्टीन ने सुबह 7 बजे अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि वो जल्दी रेस्टोरेंट पहुंचकर सब कुछ पक्का कर लेना चाहती थी कि सब काम सही से हो। सुबह 9 बजे उद्घाटन था। सुबह के 8 बजे तक कई स्टाफ रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी थी और क्रिस्टीन का भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि क्रिस्टीन को अभी तक आ जाना चाहिए था। सब हैरान थे, लेकिन सोचा कि शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी, आ जाएगी। समय बीतता गया और सुबह के 9:15 बज गए। सभी लोग अब चिंतित होने लगे। रेस्टोरेंट के दूसरे मैनेजर स्टीफन कॉलिंस की भी चिंता बढ़ने लगी। वो सभी स्टाफ से पूछताछ करने लगे कि किसी ने क्रिस्टीन को देखा है या किसी से कोई बात हुई है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। स्टीफन ने सबसे पहले क्रिस्टीन को फ़ोन लगाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। 10 बजे तक इंतज़ार करने के बाद सबको लगने लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। बारटेंडर अन्ना, जो क्रिस्टीन की दोस्त भी थी, वो चेक करने के लिए कार पार्किंग की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाती है। क्रिस्टीन की कार वहाँ पार्क थी और कार खुली हुई थी। सब लोग चिंतित हो जाते हैं। स्टीफन तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और क्रिस्टीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट करता है। पुलिस वाले तुरंत मौका वारदात पे पहुँचते हैं और सबसे पहले मैनेजर स्टीफन से बात करते हैं और बाकी लोगों के बयान सुनने के बाद पुलिस पार्किंग एरिया में पहुँचती है और क्रिस्टीन की कार को ध्यान से देखने लगती है। कार के अंदर जाँच करने पर वहाँ कोई सुराग या टकराव या झगड़े के कोई निशान नहीं थे। इससे राज और गहरा हो गया। जब पुलिस कार की जांच कर रही थी, तब अन्ना ने क्रिस्टीन के माता पिता को फ़ोन किया और पता लगाने की कोशिश की कि शायद उन्हें कुछ पता हो क्रिस्टीन के प्लान के बारे में। लेकिन क्रिस्टीन की मां मैरी स्मिथ खुद ही परेशान हो गई कि उनकी बेटी लापता है। मां ने कहा कि क्रिस्टीन ने उन्हें किसी भी योजना में परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहा था और क्रिस्टीन की मां तुरंत निकल गई रेस्टोरेंट के लिए। समय बीतता जा रहा था और अभी तक क्रिस्टीन का एक भी सुराग नहीं मिला था। 11 बजे पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाती है और पास के सड़कों और पार्किंग एरिया में जांच शुरू करती है और आसपास के एरिया से सीसीटीवी फुटेज में ढूंढने की कोशिश करती है कि क्रिस्टीन के कार से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ था। इस बीच रेस्टोरेंट के स्टाफ काम में लगे रहे, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि सब कुछ ठीक है। डिटेक्टिव हेंडरसन ने आगे की कार्रवाई को संभाला। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को काम सौंपे और कुछ और ऑफिसर को मदद के लिए बुलाया गया और उन्हें आसपास के सभी दुकानों और कर्मचारियों से पूछताछ करने के लिए कहा गया, क्योंकि हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसी बीच अटलांटा के सड़कों पर भी सर्च जारी था। गश्त कर रहे पुलिस ने भी सड़कों, घरों, दुकानों, कैफे में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोपहर तक जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो डिटेक्टिव ने सोचा कि प्रेस और मीडिया की मदद ली जाए, शायद उनके माध्यम से कुछ पता चले, और तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने नागरिकों से मदद की अपील की और आग्रह किया कि जो कोई भी क्रिस्टीन को देखे या जानता हो कि वो कहाँ हो सकती है, वो तुरंत पुलिस को संपर्क करे। इस बीच क्रिस्टीन के परिवार और दोस्तों ने भी जांच में मदद के लिए आगे आए और वो क्रिस्टीन की आदत के मुताबिक उसे उस जगह पर खोजने लगे। समय बीतता गया और शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था और सारे पुलिस ऑफिसर लगातार ढूंढने की कोशिश करके थक चुके थे और सब उम्मीद खोने लगे थे। रात के लगभग 9 बजे एक पुलिस ऑफिसर को शहर से थोड़ी दूरी पर सुनसान और एक खाली इमारत में खोज कर रहा था। उसने कुछ अजीब नोटिस किया। दूर कहीं कुछ चमकता हुआ दिखा। ऑफिसर टॉर्च से देखने की कोशिश की और उसके पास जाकर देखा तो ये क्रिस्टीन थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। ये खबर तेजी से फैला और क्रिस्टीन के जितने भी जानने वाले थे वो सब शॉक्ड रह गए और क्रिस्टीन की मां सदमे में चली गई। पिता बिल्कुल टूट चुके थे और क्रिस्टीन की छोटी बहन, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जो क्रिस्टीन से कितनी बातें किया करती थी। ऑफिसर ने वहां मिले सबूतों को इकट्ठा किया
और सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए। फिर ऑफिसर सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचे और सबसे पूछताछ की, किसने आखिरी बार क्रिस्टीन से बात की थी और रेस्टोरेंट में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या। पूछताछ के दौरान ऑफिसर को पता चलता है कि क्रिस्टीन का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जैक सुलिवन है। वो 27 साल का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और दोनों ऑनलाइन मिले थे। क्रिस्टीन के कुछ सहकर्मियों ने बताया कि क्रिस्टीन कभी कभी काम पर आती थी तो बहुत उदास आया करती थी, मानो उसकी निजी जिंदगी में कोई समस्या हो। हालांकि क्रिस्टीन अपने रिश्ते का प्रचार नहीं करती थी। ऑफिसर को समझ आ गया था कि सबसे पहले जैक की तलाश करनी होगी और जैक का पता लगने पर ऑफिसर उसके घर पहुंचे, लेकिन जैक वहाँ नहीं था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि जैक उस सुबह ही अचानक चला गया था अपना सामान कार में लाद कर। इससे ऑफिसर का शक जैक पर और गहरा हो गया। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि जैक कुछ दिनों से परेशान और क्रोधित दिखाई देने लगा था। अब ऑफिसर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जैक का अचानक गायब होना, वो भी अपने पूरे सामान के साथ, इससे ऑफिसर को लगने लगा कि वो न वो जैक इस घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस ने फौरन जैक के लिए तलाशी वारंट निकाला और उसकी खोज शुरू की। उसके आखिरी दिखाई देने वाली जगह की जांच की, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स, सोशल मीडिया, बैंक ट्रांजैक्शन और फ़ोन कॉल की जांच शुरू की। क्रिस्टीन और जैक के बीच हुए मैसेज को एक्सेस किया, जिसमें काफ़ी खास जानकारी मिली। जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई थी उस दिन जैक क्रिस्टीन को टेक्स्ट मैसेज किया था और उस मैसेज से पता चला कि जैक को जेलिसी की समस्या थी। अब जैक प्राइम सस्पेक्ट था और इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई जैक को ढूंढने के लिए। टास्क फोर्स ने सबसे पहले जैक के भौतिक सबूतों की तलाश की और साथ में डिजिटल सबूतों की, जैसे मनी ट्रांसफ़र, टिकट खरीदने के लिए और सोशल मीडिया अकाउंट्स। समय बीतता गया और जैक का कुछ पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है, और जैक के खिलाफ मिले सबूतें जैक के इस घटना में शामिल होने को मजबूत कर रहे थे। 2 दिन बाद सुबह सवेर लुजियाना में एक गश्त कर रहे पुलिस को एक कार दिखती है जो पार्किंग लॉट में थी, और ये कार जैक की थी। पुलिस ने सोचा कि शायद जैक कार के अंदर सो रहा होगा। कार के करीब पहुंचने पे ये पता चला कि कार में जैक नहीं था। ऑफिसर ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को सूचित किया। 40 मिनट बाद फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और कार की बारीकी से जांच की, और उन्हें वहां ड्राइविंग सीट के नीचे एक चीज़ मिली जो पहली नज़र में मामूली लग सकती है, लेकिन ये एक हथौड़ा था जिसके निचले हिस्से पर खून लगा हुआ था। इस सबूत ने ऑफिसर को हैरान कर दिया। हथौड़े को तुरंत लैब में भेजा गया जांच के लिए, और उस जांच में पता चला कि हथौड़े के हैंडल पर जैक के फिंगरप्रिंट थे। साथ ही साथ डीएनए के निशान भी मिले। और ये सब जब हो रहा था तब जैक एक बस में बैठा मेक्सिको की तरफ जा रहा था। जैक बुरी तरह से थका हुआ था और उसका पहला लक्ष्य था सिर्फ बॉर्डर पार करना और एक सुनसान जगह की तलाश करना। और यहाँ अटलांटा में ऑफिसर जैक की तलाश कर रहे थे। कई जांच के बाद पता चला कि शायद जैक मैक्सिको की तरफ जा रहा है। सबसे पहले ऑफिसर ने मैक्सिको पुलिस से संपर्क किया और जैक का सारा ब्यौरा दिया। मैक्सिको पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया क्योंकि वो मैक्सिको के लिए भी खतरा हो सकता था। हर गुजरते वक्त के साथ ये पक्का होता जा रहा था कि जैक ही प्राइम सस्पेक्ट है। मैक्सिको पुलिस ने जैक की तलाश शुरू कर दी। सड़कों पर गश्त की, होटलों और हॉस्टल में तलाश जारी रखी। सड़कों पर मुखबिर को किसी भी सस्पेक्ट विदेशी के बारे में पता लगाने का काम सौंपा गया। लेकिन जैक बहुत चालाक था और सावधान भी था। उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया था और भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं गया था। वो छोटे सी साइड के शहरों में चला गया जहां बहुत कम लोग हों। उसे हर जगह खतरा महसूस हो रहा था। एक शाम जब वो एक सुनसान और जर्जर बीच पर बैठा सनसेट देख रहा था, तब उसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और जैक बहुत घबरा गया और तुरंत पलट कर देखा तो एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। लेकिन वो एक मछुआरा था और वो अपनी जाल लेने के लिए आया था। मछुआरे ने जैक को देखा, फिर वहाँ से चला गया। तब जैक के जान में जान आई। अगले दिन जैक ने दूसरे शहर जाने का फैसला करता है और अपना सामान पैक करके बस स्टैंड के लिए निकल जाता है। उसका प्लान था कि किसी की नज़र में आए बिना एक बड़े शहर में खो जाना और अपने लिए कालाबाजारी में काम ढूंढना। वो चलते चलते यही सोच रहा था कि वो कितना दूर आ गया है, उसे आज़ाद रहने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, और उसे हर वक्त गिरफ्तारी का डर सता रहा था। इधर अटलांटा पुलिस और मैक्सिकन पुलिस जैक की तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे
और उन्हें एक सूचना देने वाले से एक जानकारी मिली कि जैक सैन फर्नांडो में छिपा हो सकता है। इस जानकारी से पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और इधर जैक हर समय अपना ठिकाना लगातार बदलता जा रहा था और वो शहर के किनारे के इलाके में ही रहता था और हर वो अजनबी आवाज़ को सुन रहा था। उसे हर बढ़ते पल में लग रहा था कि उसका समय ख़त्म हो रहा है। उसके पास दो ही रास्ता था, या तो वो हार मान ले या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए। जैक गायब होना चाहता था। कुछ दिन बाद जब जैक एक बस में सफ़र कर रहा था और उसे नींद लग गई। उसने नींद में एक ज़ोर की आवाज़ सुनी जो पुलिस की थी। पुलिस कह रही थी सब लोग अपनी सीट पर ही बैठे रहो। पुलिस बस की तलाशी लेना चाहती थी। जैक ने अपनी आंखें खोली और उसे समझ आ गया था कि उसका समय आ गया है। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे खोजा गया। पुलिस तुरंत बस के अंदर आती है और सीधा जैक के पास पहुंच जाती है। जैक ने कोई विरोध नहीं किया और अपना समर्पण दे दिया। पुलिस ने तुरंत हथकड़ी लगाई और बस से नीचे उतारा और कार में लाकर बैठाया और सीधा उसे पुलिस स्टेशन लाए। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद जैक को अमेरिकन ऑफिसर को सौंप दिया गया। जैक ने अपनी नियति को स्वीकारते हुए सारे आरोपों को सुना और अपने अंदर के तूफानों को छिपाने का प्रयास करता रहा। उसे पता था कि उसे अब लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके हाथ कांप रहे थे और निगाहें कमरे की दीवारों के चक्कर काट रही थी, मानो बच निकलने का रास्ता खोज रही हो, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार जैक ने अपना मुंह खोला और कहा कि क्रिस्टीन के साथ जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर ऑफिसर ने जैक से कहा कि सब कुछ स्टार्टिंग से बताओ। जैक अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली और कहा कि मुझे जेलिसी थी। फिर वो कहता है कि लगभग एक हफ्ते पहले मैंने क्रिस्टीन के चैट को हैक किया और उसमें मैंने देखा कि क्रिस्टीन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। मैं ये सहन नहीं कर पाया। मुझे लगा कि क्रिस्टीन मुझे छोड़कर उसके पास चली जाएगी, मुझे अकेला छोड़ देगी, और इस डर ने मुझे घेर लिया। मैं खुद पर से नियंत्रण खो बैठा। हमने झगड़ा किया और मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जैक बताता है कि 23 सितंबर 2014 की सुबह वो रेस्टोरेंट के सामने क्रिस्टीन का इंतज़ार कर रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। तब उसने क्रिस्टीन की कार को आते हुए देखा और क्रिस्टीन ने अपना कार पार्क किया। और जब क्रिस्टीन कार से बाहर आती है और वहाँ जैक को देखकर थोड़ी हैरान होती है। जैक क्रिस्टीन के पास आता है और कहता है कि दोनों को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। क्रिस्टीन मान गई और जैक के कार में बैठ गई और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर के शांति के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बात तकरार में बदल गई। क्रिस्टीन ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन जैक शांत नहीं रह सका और उसने अपना संयम खो दिया और उसने अपने थरथराते हाथों से अपने सीट के नीचे से हथियार निकाल लिया और उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जैक का कहना था कि जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, वो बहुत डर गया। वो बिना समय गवाए कार को शहर के आखिरी इलाके की ओर ले गया और वीरान इमारत में उसने क्रिस्टीन को रख दिया और रात भर वो सोचता रहा कि अब क्या होगा। और वो मैक्सिको जाने का फैसला करता है। वो वहाँ छिप कर रहने का सोचता है। जैक के वकील ने अदालत में ये बात रखी कि जैक कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, उसने गलती की है। ये हादसा सिर्फ जेलिसी के कारण हुआ है। जूरी ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद जैक सुलिवन को बिना पैरोल के उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। काल कोठरी में जैक ने इस डरावनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गुस्से और ईर्ष्या ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।